वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है मनी एंड बैंकिंग और लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में। हमारे देश के हिसाब से सेंट्रल बैंक का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The central bank is the apex institution of monetary system of a country। यानी किसी भी देश में मॉनेटरी सिस्टम की जो सर्वोच्च सबसे बड़ी संस्था होती है वो कहलाता है सेंट्रल बैंक। इट इज अ बैंकर टू द अदर बैंक्स एंड टू द गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का और दूसरे बैंकों का भी बैंक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार हम लोग अपना पैसा जमा कराते हैं कॉमर्शियल बैंक्स के पास और जरूरत पड़ने पर उनसे लोन भी लेते हैं, सेम इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी और जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो भी अपना पैसा जमा कराते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक के पास और जरूरत पड़ने पर उससे कर्ज भी लेते हैं। इट इशूज नोट्स। ये वो सेंट्रल बैंक है जो कि देश में नोट जारी करता है। जो बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में 2 रुपए या उससे ऊपर के जितने भी नोट हैं वो सभी रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं यानी कि जारी किए जाते हैं। और यही बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और क्रेडिट को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स एंड मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यानी कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है मनी सप्लाई को और क्रेडिट को। मनी सप्लाई और क्रेडिट का मतलब लास्ट वीडियो में आप जाकर डिटेल में देख सकते हैं। लास्ट कंप्लीट वीडियो इसी बात को समझाने के लिए बनाई गई थी कि मनी सप्लाई क्या है और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है इस बात को कि जनता के पास पूरे देश में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा कितना मनी क्रिएट किया जाएगा। इस पर कंट्रोल आरबीआई का है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्रेडिट को क्रिएट करता है कॉमर्शियल बैंक लेकिन कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। एंड मेंटेन्स मॉनेटरी स्टेबिलिटी। और मौद्रिक स्थिरता को बनाकर रखता है देश के अंदर। मौद्रिक स्थिरता को बनाकर रखने का मतलब यह है कि मनी वैल्यू को एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा नीचे गिरने भी नहीं देता और बहुत ज्यादा बढ़ने भी नहीं देता, यानी कि मुद्रा की कीमत को स्थिर रखा जाता है आरबीआई के द्वारा। सेंट्रल बैंक इज द नेसेसिटी ऑफ एवरी कंट्री। यानी कि सेंट्रल बैंक हर एक देश की जरूरत है। बिकॉज सिस्टम रिक्वायर्स मैनेजमेंट। क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम में मैनेजमेंट की आवश्यकता है। एंड बैंकिंग सिस्टम रिक्वायर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन। और हर एक देश में जो बैंकिंग सिस्टम है उसे जरूरत है कंट्रोल करने की। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो कि तैयार किए जाते हैं हर एक देश में सेंट्रल बैंक के द्वारा। इंडियाज सेंट्रल बैंक इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में सेंट्रल बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, जो हर एक नोट पर छपा होता है। यूएसए का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक और यूके का सेंट्रल बैंक है बैंक ऑफ इंग्लैंड। कम से कम ये 2-3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी यानी कि बैंक ऑफ इशू। द सेंट्रल बैंक इज गिवन द सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी इन ऑर्डर टू सिक्योर कंट्रोल ओवर वॉल्यूम ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट। यानी कि भारत में केवल और केवल सेंट्रल बैंक को ही यह पावर दी गई है, अर्थात उसी के पास अधिकार है कि वो देश में नोट जारी कर सकता है और क्रेडिट पर अपना कंट्रोल करेगा। हाउएवर 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के हैं हमारे देश में वो जारी किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट।
It means that the central bank gives the same banking facilities to the government which commercial banks gives to the जनरल पब्लिक। जिस प्रकार से कॉमर्शियल बैंक्स हम लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं, सेम इसी प्रकार से सेंट्रल बैंक भी गवर्नमेंट को सर्विसेज देता है। अर्थात जिस प्रकार से हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे निकालते हैं और जरूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं, सेम इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी अपना पैसा जमा कराती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास और जरूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक से कर्जा भी लेती है। गवर्नमेंट कीप्स देयर कैश बैलेंसेज इन द करंट अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। यानी गवर्नमेंट का जितना भी पैसा रिजर्व बैंक के पास होता है वो करंट अकाउंट के जरिए होता है। करंट अकाउंट का मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती और इस अकाउंट पर गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट भी प्राप्त नहीं होता है। यानी कि करंट अकाउंट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट पे नहीं करता। सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स एंड एडवांसेज टू गवर्नमेंट फॉर टेम्परेरी पीरियड्स। अर्थात सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को कर्जा देता है टेम्परेरी पीरियड्स के लिए, एज एंड व्हेन नेसेसरी। जब भी जरूरत होगी गवर्नमेंट के द्वारा कर्जा प्राप्त किया जाता है सेंट्रल बैंक से। इट ऑल्सो मैनेजेस द पब्लिक डेब्ट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी कर्जा लिया जाता है पब्लिक से वो कहलाता है पब्लिक डेब्ट और इसका हिसाब किताब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रखा जाता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम। यानी कि सेंट्रल बैंक देश के बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है, उसे कंट्रोल करता है और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाता है। बैंक्स ऑफ द कंट्री आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। और हर एक बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट यानी कि कुछ परसेंटेज जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। एंड इन दिस वे द सेंट्रल बैंक इज द अल्टीमेट होल्डर ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। और इस प्रकार से देश में कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा जितने भी रिजर्व बनाए जाते हैं उन सभी का होल्डर होता है सेंट्रल बैंक। हमारे देश के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो सभी रिजर्व जमा कराए जाते हैं। Central Bank supervises the functioning of commercial banks by making rules regarding their licensing, branch expansion, liquidity of assets, amalgamation and liquidation etc. यानी कि सेंट्रल बैंक देश में सुपरवाइज करता है सभी कॉमर्शियल बैंक के कार्यों को, उनके फंक्शंस को। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी ग्रुप को बैंक खोलना है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी लाइसेंस की। कोई भी कंपनी या कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स मिलकर अगर बैंक खोलना चाहते हैं तो बिना लाइसेंस के बैंक नहीं खोल सकते और ये लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेम इसी प्रकार से अगर कोई बैंक पहले से एग्जिस्टेड है और उसे ब्रांच नई ओपन करनी है तो उस ब्रांच को खोलने के लिए भी जरूरत पड़ेगी सेंट्रल बैंक से परमिशन की। लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। मान लीजिए हमारा एक बैंक है और हमारे बैंक के पास दूसरे बैंकों के बहुत सारे चेक्स कस्टमर्स ने जमा कराए हैं, तो वो चेक्स हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व बैंक से उन्हें कैश करा लेते हैं। उसे बोलते हैं लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। सेम इसी प्रकार से अमलगमेशन। अगर दो बैंक मिलकर आपस में कोई भी काम करना चाहते हैं या एक बैंक और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एलआईसी वो मिलकर आपस में कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अमलगमेशन जो होगा उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रल बैंक तैयार करता है कि किस प्रकार से दो बैंक आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। और इसी प्रकार से लिक्विडेशन, जिस प्रकार से बैंक को स्थापित करने का एक प्रोसेस होता है, सेम इसी प्रकार से बैंक को खत्म करने का भी एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस सेंट्रल बैंक के अंतर्गत हमें फॉलो करना पड़ता है। द कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज्ड बाय पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ बैंक्स
एंड द रिटर्न्स फाइल्ड बाय देम। यानी कि समय समय पर सेंट्रल बैंक सभी बैंकों का निरीक्षण करता है, उनका इंस्पेक्शन करता है, अर्थात ये चेक करता है कि जो ऑर्डर्स पास किए गए हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाए गए हैं कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, कॉमर्शियल बैंक उनको ठीक से फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा जितने भी रिटर्न्स फाइल होते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो टैक्स भरा जाता है, वो टैक्स सही भरा है या नहीं भरा है, उसको भी सेंट्रल बैंक चेक करता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक सभी बैंकों का बैंक है और उनका सुपरवाइजर भी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। वेनेवर बैंक्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि जब भी किसी बैंक पर कोई वित्तीय संकट आता है एंड इन शॉर्ट ऑफ फंड्स, और उसके पास फंड्स की कमी हो जाती है, दे कैन टेक लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इन इमरजेंसी। तो मुसीबत के समय में कोई भी बैंक जिसके ऊपर मुसीबत आई है वो सेंट्रल बैंक से कर्जा ले सकता है, और सेंट्रल बैंक इस बात की गारंटी देता है कि वो किसी भी बैंक को इंसॉल्वेंट नहीं होने देगा, यानी कि उसका दिवाला नहीं निकलने देगा, उसे कंगाल नहीं होने देगा। एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, सेंट्रल बैंक गारंटीज सॉल्वेंसी एंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन, का मतलब फाइनेंशियल हेल्प होता है एक प्रकार से, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू कॉमर्शियल बैंक्स। यानी कि सेंट्रल बैंक इस बात की गारंटी देता है कि आप हमेशा सॉल्वेंट रहेंगे। ये गारंटी किसको दी जा रही है? कॉमर्शियल बैंक्स को, कि कॉमर्शियल बैंक हमेशा सॉल्वेंट रहेंगे और जब भी उन्हें वित्तीय सहायता की जरूरत होगी तो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करेगा। इस सेंस में कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। यानी कि हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम लोग बैंक के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए, और जब बैंकों के ऊपर मुसीबत आती है तो बैंक जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास, क्योंकि सेंट्रल बैंक इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी बैंक देश में कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। इसी सेंस में उसे कहा जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। पॉइंट नंबर 5, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देश में जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है वो सब रिजर्व बैंक के पास ही जमा कराई जाती है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। मान लीजिए हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए और हमें पेमेंट के रूप में प्राप्त हुए $5 लाख। तो इंडिया में क्योंकि डॉलर तो चलते नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, वो डॉलर्स किसी भी बैंक से कन्वर्ट करा लेंगे कैश में, इंडियन रुपीज में। दैट मीन्स डॉलर पहुंच जाएगा बैंक के पास और हमारे पास आ जाएगी इंडियन करेंसी। और वो बैंक क्या करेगा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज बैंक होगा ये उस करेंसी को जमा कराएगा रिजर्व बैंक के पास। तो इस प्रकार से हमारे देश में रिजर्व बैंक पूरे के पूरे देश की फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व अपने पास रखता है। इट ऑल्सो एक्सरसाइजेज मैनेज फ्लोटिंग टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे। यानी कि एक्सचेंज रेट का मतलब कि हमारे देश का कितना रुपया चाहिए होगा $1 प्राप्त करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे देश के 75 रुपीज चाहिए $1 को प्राप्त करने के लिए, तो इसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। और ये जो रेट है इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात ये रेट ज्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए और ज्यादा घटना भी नहीं चाहिए। तो सेंट्रल बैंक इस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, एक तरीका अपनाता है जिसे लास्ट यूनिट में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसे बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट की जो कीमत है उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए। तो इस प्रकार से सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स अपने पास रखता है और एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6,
clearing house function. The checks of all the banks are cleared through their accounts with the central bank. थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अभी, जिसमें आपको बताया था लिक्विडिटी ऑफ असेट्स। मान लीजिए हमारा एक बैंक है और हमारे बैंक में दूसरे बैंकों के कस्टमर्स के द्वारा जितने भी चेक्स जमा कराए जाते हैं, वो चेक्स बैंक्स आपस में कैश नहीं कराते एक दूसरे से, बल्कि वो सभी चेक्स जमा कराए जाते हैं रिजर्व बैंक के पास। और फिर रिजर्व बैंक डिसाइड करता है कि किस बैंक के अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट करना है, यानी कि बढ़ाना है, और किस बैंक के अकाउंट से कितना पैसा डेबिट करना है, यानी कि घटाना है। यही जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यानी कि सभी बैंक्स एक दूसरे के जो चेक्स उनके पास आते हैं उन्हें आपस में उनका लेन देन नहीं करते, बल्कि सेंट्रल बैंक के द्वारा वो सभी चेक्स कैश कराए जाते हैं। इट अवॉइड्स ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। इससे फायदा क्या होता है कि देश में कॉमर्शियल बैंक्स को कैश की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती और देश में कैश की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। वरना ये काम अगर बैंक्स आपस में करने लगे तो देश में कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इसकी मुसीबत आएगी सेंट्रल बैंक के ऊपर, क्योंकि सेंट्रल बैंक को इसके लिए फिर और नई बहुत सारी करेंसी इशू करनी पड़ेगी। इसलिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन अपनाता है और सभी बैंकों का जो हिसाब किताब है वो खुद करता है, ताकि उनके बीच में कैश का लेन देन कम से कम हो जाए और देश में कैश की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट यही है, क्योंकि अब लास्ट तक हम लोग यही पॉइंट डिस्कस करेंगे। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक क्रेडिट को और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्रेडिट का मतलब वो लोन जो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कराता है कॉमर्शियल बैंक को, और फिर कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड कराते हैं हम लोगों को। और मनी सप्लाई का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जनता के पास जितना भी पैसा होता है, जिसमें केवल जनता का पैसा इंक्लूड किया जाता है, इसमें मनी सप्लायर्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता, ना गवर्नमेंट का, ना कॉमर्शियल बैंक्स का, और ना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, केवल जनता के पास जितना पैसा है। तो क्रेडिट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसी पॉलिसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट एंड मनी सप्लाई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। इट कंट्रोल्स दिस बाय अडॉप्टिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। और इसे कंट्रोल करने के लिए, क्रेडिट को और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो तरीके अपनाता है, एक क्वालिटेटिव मेजर्स और दूसरा क्वांटिटेटिव मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मोरल सॉशन एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स एटसेट्रा। यही पॉइंट्स अब हमें डिस्कस करने हैं इस पूरे चैप्टर में डिटेल में। शुरुआत करेंगे हम लोग बैंक रेट से, जो कि एक क्वांटिटेटिव मेजर है। इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक। पहला पॉइंट आता है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब इंटरेस्ट का वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक पैसा उधार देता है कॉमर्शियल बैंक्स को। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लैंड्स टू कॉमर्शियल बैंक्स। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी किसी बैंक पर मुसीबत आती है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई भी कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले सकता है, तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट लागू होगा उसे कहा जाता है बैंक रेट। जब कॉमर्शियल बैंक पैसा उधार लेगा सेंट्रल बैंक से। पॉइंट नंबर 2, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब गवर्नमेंट के शेयर्स और डिबेंचर्स, गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स को या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जब ओपन मार्केट में यानी कि शेयर मार्केट में खरीदता है
या बेचता है, तो यही कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कब खरीदता है, कब बेचता है, इसे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। अर्थात ये डिपेंड करता है इस बात पर कि देश में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, यानी कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं एक्सेस डिमांड होने के कारण, या कीमतें घट रही हैं। तो उस चीज को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जब ओपन मार्केट में खरीदता है या उनको बेचता है, तो वही कहलाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की नीति। पॉइंट नंबर 3, कैश रिजर्व रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स विच बैंक्स कीप विद सेंट्रल बैंक एज कैश रिजर्व्स। हर एक कॉमर्शियल बैंक के पास जनता के द्वारा जितने भी डिपॉजिट्स कराए जाते हैं, उसका कुछ पार्ट या कुछ परसेंटेज या कह सकते हो कुछ रेशियो जमा कराया जाता है सेंट्रल बैंक के पास, जो हर एक कॉमर्शियल बैंक को जमा कराना पड़ता है। तो हर एक कॉमर्शियल बैंक के द्वारा जितना भी पैसा जमा कराया जाएगा डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास, वही कहलाएगा कैश रिजर्व्स। ये रिजर्व कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, ये डिपेंड करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर, जो नेक्स्ट यूनिट में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अर्थात ये सभी पॉइंट्स हमें नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं डिटेल में। पॉइंट नंबर 4, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स विच बैंक्स कीप विद देमसेल्व्स एज लिक्विड एसेट्स। यानी कि जितने भी डिपॉजिट्स बैंक के पास आते हैं, अर्थात जनता के द्वारा जितना भी पैसा बैंकों के पास जमा कराया जाता है, उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज यानी कि कुछ रेशियो में हर एक बैंक को रिजर्व अपने पास भी जमा कराना पड़ता है, अपने पास रिजर्व रखने पड़ते हैं लिक्विड एसेट्स के रूप में, ताकि अगर हम लोग बैंक के पास जाएं अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो उस वक्त बैंक के पास पैसा होना चाहिए। बैंक हमें मना नहीं कर सकता कि आपका पैसा तो हमने लोन के रूप में बांट रखा है और हमारे पास पैसा है नहीं, ऐसा कोई बैंक हमसे नहीं कह सकता। तो क्योंकि जनता के द्वारा कभी भी अपना पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, इसीलिए बैंक हमारा सारा पैसा कभी लोन के रूप में नहीं बांटता, बल्कि कुछ पैसा अपने पास भी रिजर्व के रूप में जमा रखता है, जिसे बोलते हैं SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये पैसा लिक्विड एसेट्स के रूप में ही रखा जाएगा, यानी कि कैश फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड बाय सेलिंग देयर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक। यानी कि ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक्स पैसा बोरो करते हैं, यानी कि कर्जा लेते हैं कॉमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक से शॉर्ट पीरियड के लिए, और इसके लिए वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को बेच देते हैं सेंट्रल बैंक को। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का मतलब कोई भी इंडियन कंपनी के या फॉरेन कंपनीज के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। इसे रेपो रेट क्यों कहा जाता है, उसका कारण समझिए। क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बेची गई हैं सेंट्रल बैंक को कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, अगर कॉमर्शियल बैंक चाहे तो उन्हें दोबारा भी परचेज कर सकता है, यानी कि रीपरचेज कर सकता है। कैसे? जो कर्जा लिया था बैंक से यानी कि सेंट्रल बैंक से, वो पैसा वापस चुका दिया जाएगा और अपनी सिक्योरिटीज को वापस खरीद लेंगे। तो यही जो रीपरचेज होता है, इसे ही शॉर्ट में कहा जाता है रेपो। रीपरचेज को ही शॉर्ट में रेपो कहा जाता है, जिसे डिटेल में आपको आगे पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। पॉइंट नंबर 6, रिवर्स रेपो रेट। इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कॉमर्शियल बैंक्स ऑन देयर सरप्लस डिपॉजिट्स। यानी कि अगर कोई भी कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस अमाउंट जमा कराता है रिजर्व बैंक के पास, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करता है कॉमर्शियल बैंक्स को। वही इंटरेस्ट जो सेंट्रल बैंक पे कर रहा है कॉमर्शियल बैंक्स को, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो कि रेपो रेट का उल्टा होता है। क्योंकि रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बोरोइंग्स पर, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट प्राप्त होता है अपने सरप्लस डिपॉजिट्स पर। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स।
अभी जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे वो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स थी, और अब हमें पढ़ना है क्वालिटेटिव, जिसमें पहला पॉइंट है मोरल सॉशन। दिस रिफर्स टू रिटन और ओरल एडवाइस गिवन बाय द सेंट्रल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक्स to restrict or expand credit. It is a combination of both persuasion and pressure by the central bank over commercial bank. यानी कि ये एक प्रकार की रिटर्न या ओरल एडवाइस है। एडवाइस का मतलब यहां पर सुझाव देने से नहीं है, बल्कि ऑर्डर से है। यानी कि रिटर्न या ओरल ऑर्डर दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स को, ताकि वो क्रेडिट को यानी कि लोन को या तो एक्सपेंड करें या रेस्ट्रिक्ट करें। यानी कि अगर सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक्स को रिटर्न या ओरल एडवाइस दी जा रही है क्रेडिट को बढ़ाने के लिए या क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट यानी कि कंट्रोल करने के लिए, उसे घटाने के लिए, तो वो कहलाता है मोरल सॉशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ परसुएशन एंड प्रेशर बाय द सेंट्रल बैंक ओवर कॉमर्शियल बैंक्स। दैट मीन्स अगर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को प्रेरित कर रहा है कि आपको क्रेडिट बढ़ाना है, यानी कि अधिक से अधिक लोन बांटना है, तो यहां पर उसे प्रेरित किया जा रहा है, यानी कि यह कहलाएगा परसुएशन, और ये एक प्रकार का प्रेशर भी होगा उसके लिए। यानी कि यहां पर उसे प्रेशर में लोन को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मोरल सॉशन जो है ये परसुएशन के साथ साथ प्रेशर भी होता है, अर्थात ये एक प्रकार का ऑर्डर तो है ही, लेकिन प्रेशराइज करके यहां पर कॉमर्शियल बैंक से वो काम आरबीआई के द्वारा कराया जाता है, या तो क्रेडिट को बढ़ाना या क्रेडिट को घटाना। पॉइंट नंबर 2, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जब भी हम लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं तो हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ती है, अर्थात कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, मॉर्गेज करना पड़ता है। अगर मान लीजिए हम लोग बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं तो बैंक हमसे मांगता है सिक्योरिटी, और हमने बैंक को सिक्योरिटी के रूप में दिया गोल्ड, जिसकी कीमत है 10 लाख रुपीज, और उसके बदले में बैंक हमें ऑफर दे रहा है कि आपको लोन मिल पाएगा केवल 6 लाख का। यानी कि सिक्योरिटी देंगे 10 लाख की और लोन मिलेगा केवल 6 लाख का। तो यहां पर कॉमर्शियल बैंक ने क्या किया कि जो हमने बैंक को सिक्योरिटी दी थी उसका 40% यानी कि 4 लाख वैल्यू डाउन करके हमें ऑफर किया है 6 लाख का लोन। यही जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी के बीच और अमाउंट ऑफ लोन के बीच, यही कहलाता है डिस्काउंट ऑन द सिक्योरिटी, यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर हमने बैंक से लोन लिया 6 लाख, लेकिन जो असेट हमने गिरवी रखा उसकी कीमत है 10 लाख, तो 10 लाख का जो 40% है यानी कि 4 लाख, वही कहलाएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इट रिफर्स टू द डिस्काउंट ऑन द सिक्योरिटी मॉर्गेज्ड बाय द बोरोवर्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर टेकिंग लोन। यानी कि जितना हमें अमाउंट मिला और जो हमने सिक्योरिटी गिरवी रखी थी, उन दोनों की वैल्यू के बीच जो अंतर है वही कहलाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, यानी कि एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। और इस चीज के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, अर्थात ये सभी टॉपिक्स हमें दोबारा पढ़ने होंगे, लेकिन वहां पर पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल केवल इनका मीनिंग पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 3, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इट रिफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। द कॉमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स वाइल ग्रांटिंग लोन्स। जब कोई भी कॉमर्शियल बैंक लोन देता है तो सेंट्रल बैंक हर चीज का बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोटा फिक्स कर देता है कि किस प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है। इसी को बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि सेंट्रल बैंक ने एक लिमिट फिक्स की है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के लिए कि उस प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी के लिए 20% से ज्यादा आप टोटल अमाउंट का लोन नहीं दे सकते,
यानी कि अगर आपके पास 100 करोड़ है लोन देने के लिए, तो आप केवल 20 करोड़ का ही लोन देंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो कॉमर्शियल बैंक उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। देन पॉइंट नंबर 4, selective credit control. These can be applied in a positive as well as a negative manner. Application in a positive manner would mean using measure to channel credit to particular sector, using usually priority sectors. Then point number 4, selective credit control. These can be applied in a positive as well as a negative manner. Application in a positive manner would mean using measure to channel credit to particular sector, usually priority sector, and application in a negative manner would mean using measure to restrict the flow of credit to particular sector. यानी कि जब सेंट्रल बैंक किसी खास सेक्टर को ज्यादा क्रेडिट देने की बात करता है एक पॉजिटिव मैनर में, तो वो कहलाता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल बैंक ने कॉमर्शियल बैंक्स को ये ऑर्डर दिया कि आपको प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट देना है और सर्विस सेक्टर को कम से कम क्रेडिट देना है, तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा क्रेडिट देने की बात कही गई, ये पॉजिटिव मैनर हो गया, और सर्विस सेक्टर को कम से कम लोन देने की बात कही गई तो ये नेगेटिव मैनर में कही गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जब किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज्यादा क्रेडिट या कम क्रेडिट देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑर्डर देता है कॉमर्शियल बैंक्स को, तो वही कहलाता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। एंड दैट्स ऑल। यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है ये। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट यूनिट बहुत ही जल्द इसके बाद शुरू कराई जाएगी। थैंक यू।